नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सच कहूं तो किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक बुरे सपने जैसा है। जरा कल्पना कीजिए, कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी, अपने करियर के अनमोल साल एक ही संस्था को दे दे। वो अपने रिटायरमेंट के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसी दिन विदाई पार्टी तो छोड़िए, उसे सीधे बर्खास्तगी का लेटर थमा दिया जाए। आज के इस विश्लेषण में हम एक पब्लिक सेक्टर बैंक के बिल्कुल ऐसे ही एक नाटकीय और वास्तविक मामले को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कार्यस्थल पर ये अनुशासनात्मक कानून आखिर काम कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या वाकई किसी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के ठीक उसी दिन नौकरी से निकाला जा सकता है? पहली नज़र में सुनने पर तो ये बहुत ही क्रूर और गलत लगता है ना? लेकिन अगर हम इसे कानूनी नज़रिए से देखें तो स्थिति काफ़ी पेचीदा हो जाती है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ कोई किताबी या काल्पनिक सवाल नहीं है। हम एक ऐसे असली मामले की बात कर रहे हैं जहां एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अधिकारी का 37 साल का शानदार करियर उनके रिटायरमेंट के ही दिन अचानक एक झटके में खत्म कर दिया गया। आइए इस अधिकारी के पूरे सफर पर एक नज़र डालते हैं। इनकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 1980 में, जब इन्होंने बैंक ज्वाइन किया था। पूरे 37 सालों की लंबी सर्विस। मई 2012 से अप्रैल 2015 के बीच इन्होंने मुंबई में बतौर असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी काम किया। सब कुछ बिल्कुल ट्रैक पर लग रहा था। लेकिन फिर 26 जुलाई 2017 को अचानक उन्हें एक चार्जशीट थमा दी जाती है, और इसके ठीक बाद आता है 31 अक्टूबर 2017, यानी उनका रिटायरमेंट का दिन। इसी दिन उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब था उनके जीवन भर की कमाई और सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर उसी पल रोक लग जाना। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे आखिरी दिन की बर्खास्तगी से, उसके बाद समझेंगे सस्पेंशन का कानून, फिर देखेंगे कि सस्पेंशन रद्द करने के क्या नियम हैं, उसके बाद विभागीय जांच प्रक्रिया को डीकोड करेंगे और अंत में चर्चा करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के उस अहम फैसले की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, आखिरी दिन बर्खास्तगी। आखिर उस अधिकारी पर ऐसे कौन से संगीन आरोप थे जिनकी वजह से बैंक को इतना बड़ा और कठोर कदम उठाना पड़ा? अब इस आंकड़े को देखिए, 31.84 करोड़ रुपए। बिल्कुल, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बैंक का सीधा सा आरोप था कि अधिकारी के कार्यकाल के दौरान 5 अलग अलग कर्जदारों के खातों में इतनी बड़ी रकम का वित्तीय जोखिम पैदा हो गया था, और बस इसी भारी भरकम एक्सपोजर ने बैंक को बड़ी पेनाल्टी की कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है, आरोप ये नहीं थे कि अधिकारी ने कोई गबन किया या पैसे चुराए। आरोप दरअसल प्रक्रिया के पालन से जुड़े थे। बैंक का कहना था कि उन्होंने लोन सैंक्शन करते समय ड्यू डिलिजेंस यानी उचित सावधानी नहीं बरती। साथ ही उन पर बैंक की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने और लोन पास होने के बाद खातों की सही तरीके से निगरानी न करने का भी आरोप लगाया गया था। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, सस्पेंशन का कानून। जब किसी कर्मचारी पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो जांच चलने तक एक नियोक्ता या बैंक क्या कानूनी कदम उठा सकता है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर लें, सस्पेंशन या निलंबन का मतलब नौकरी से निकालना बिल्कुल नहीं होता। इसे आप एक अस्थायी रोक या पॉज बटन की तरह समझ सकते हैं। बैंक अधिकारी को उसके काम से तब तक दूर कर देता है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। हाँ, अगर आरोप इतने सीरियस हैं कि साबित होने पर सीधा बर्खास्तगी मिल सकती है तो सस्पेंड करना आम बात है। और इस दौरान कर्मचारी को उसकी पूरी सैलरी नहीं मिलती, बल्कि उसे गुजारा भत्ता, जिसे हम सबसिस्टेंस अलाउंस कहते हैं, वो दिया जाता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, सस्पेंशन रद्द करना। क्या एक बार सस्पेंड होने का मतलब हमेशा के लिए अधर में लटक जाना है? आइए देखते हैं कि वापसी का रास्ता कैसे बनता है। कानून किसी भी कंपनी को ये इजाजत नहीं देता कि वो किसी भी कर्मचारी को अनिश्चित काल तक यानी हमेशा के लिए सस्पेंड रखे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला है। अगर सस्पेंशन के 3 महीने के भीतर कर्मचारी को चार्जशीट नहीं दी जाती है तो सस्पेंशन को रद्द करना ही होगा। इसके अलावा सस्पेंड करने वाला अधिकारी खुद अपने फैसले को बदल सकता है, या फिर अगर कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में बरी हो जाए तो भी उसका सस्पेंशन रद्द किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं हमारी चौथी कड़ी को, विभागीय जांच प्रक्रिया। मान लीजिए चार्जशीट समय पर मिल गई, तो उसके बाद ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वास्तव में आगे कैसे बढ़ती है? इसे समझने के लिए हम इसे 2 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण है शुरुआत।
इसे एक बहुत ही सीरियस बोर्ड गेम के नियम तय करने जैसा मान लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, एक इंक्वायरी ऑफिसर और बैंक का पक्ष रखने के लिए एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद बिल्कुल सटीक आरोप तय किए जाते हैं और फिर कर्मचारी को चार्जशीट के साथ वो सारे जरूरी कागजात सौंपे जाते हैं ताकि वो अपना बचाव तैयार कर सके। इसके बाद आता है दूसरा चरण, समाधान। ये वो जगह है जहां असली कार्रवाई होती है। बैंक अपने गवाह पेश करता है और कर्मचारी उनसे क्रॉस क्वेश्चन यानी जिराह कर सकता है। फिर कर्मचारी को खुद के सबूत और गवाह पेश करने का मौका दिया जाता है और सबसे आखिर में जांच अधिकारी अपनी फाइनल रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में अनुशासनात्मक अधिकारी को सौंप देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जांच अधिकारी खुद कोई सजा तय नहीं करता, वो बस ये बताता है कि आरोप साबित हुए या नहीं। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे मामले के क्लाइमैक्स पर, कोर्ट का अंतिम फैसला। हमारे अधिकारी की जांच पूरी हुई और बैंक ने उन्हें रिटायरमेंट वाले दिन ही बर्खास्त कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। अब जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया तो कोर्ट का काम ये तय करना नहीं था कि उस अधिकारी ने कोई गलती की थी या नहीं। हाईकोर्ट मुख्य रूप से बस ये देखने के लिए दखल देता है कि बैंक ने निर्णय लेने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई, क्या वो पूरी तरह से कानूनी, निष्पक्ष और सही अनुपात में थी। और यहीं पर हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा पेंच पकड़ा, सजा में भारी असमानता। जरा सोचिए, एक तरफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर को सीधे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनके जीवन भर के लाभ जब्त कर लिए जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उसी क्रेडिट श्रृंखला में शामिल एक और अधिकारी जो सीनियर मैनेजर थे, उन्हें सिर्फ निंदा यानी एक मामूली सी वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। एक ही मामले में दो लोगों के लिए सजा में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों? इस पर जस्टिस संजीव नरूला ने फैसले में एक बहुत ही गहरी और अहम बात कही। उन्होंने साफ किया कि जरूरत एक जैसी सजा की नहीं है, बल्कि तर्कसंगत और कारण सहित अंतर बताने की है। मतलब अगर आप एक अधिकारी को सिर्फ डांट रहे हैं और दूसरे का पूरा करियर और जीवन भर की कमाई छीन रहे हैं, तो इसके पीछे आपके पास एक बहुत ही सॉलिड लॉजिकल कारण होना चाहिए। और इस मामले में बैंक वो ठोस कारण देने में पूरी तरह से विफल रहा। जजमेंट के पेज 15 पर कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि 37 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद किसी को रिटायरमेंट के दिन बर्खास्त करने का सीधा मतलब है उसके सारे टर्मिनल बेनिफिट्स का छीन जाना। बुढ़ापे में किसी भी इंसान के लिए इतने भयंकर वित्तीय परिणाम को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और बस इसी वजह से कोर्ट ने बर्खास्तगी को रद्द कर दिया और बैंक को सजा पर फिर से विचार करने का आदेश दे डाला। तो जरा सोचिए, उस वक्त दांव पर असल में लगा क्या क्या था। पेंशन रोकी गई, छुट्टियों के बदले मिलने वाला पैसा रोका गया, ग्रेच्युटी रोकी गई। मतलब एक झटके में 37 साल की जमा पूंजी शून्य हो गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैंक को 6 सप्ताह के भीतर एक नया आदेश पारित करना होगा। अगर बैंक सजा को कम करता है तो इन सभी अटके हुए वित्तीय लाभों का फिर से हिसाब किया जाएगा। तो दोस्तों, अंत में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाले सवाल पर आकर खड़े होते हैं। एक तरफ कंपनियों को सख्त अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होती है, लेकिन दूसरी तरफ हर एक कर्मचारी का ये मौलिक अधिकार भी है कि उसे जो सजा मिले वो उसकी गलती के अनुपात में ही हो। आखिर ये संतुलन बनेगा कैसे? ये पूरा मामला हमें सिखाता है कि न्याय में लॉजिक और तर्क का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा विषय है जिस पर निश्चित रूप से गहराई से विचार किया जाना चाहिए।